अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू वर्ल्ड वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू वर्ल्ड वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो में पीरे कामिल के एपिसोड नंबर 2 की तरफ। मिसेस समंथा रिचर्ड ने दूसरी रो में खिड़की के साथ पहली कुर्सी पर बैठे हुए इस लड़के को चौथी बार घूरा। वह इस वक्त बहुत बड़ी बेनियाजी से खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ़ था। वक्तन फ़वक्तन वो बाहर से नज़रें हटाता, एक नज़र मिसेस समंथा को देखता, इसके बाद फिर इसी तरफ बाहर झांकने लगता। इस्लामाबाद के गैर मुल्की स्कूल में आज वो पहले दिन इस क्लास की बायोलॉजी पढ़ाने के लिए आई थीं। वो एक डिप्लोमेट की बीवी थीं और कुछ दिन पहले ही इस्लामाबाद से अपने शौहर के साथ यहाँ पे आई थीं। टीचिंग इनका प्रोफेशन था और जिस मुल्क में इनके शौहर की पोस्टिंग हुई वो वहाँ सिफारत खाने से मुंसलिक स्कूल्स में पढ़ाती रहीं। अपने से पहले बायोलॉजी पढ़ाने वाली टीचर मिसिस मैरीन की स्कीम ऑफ वर्क को वही जारी रखते हुए उन्होंने क्लास के साथ कुछ इब्तदाई तारुफ और गुफ्तगू के बाद दिल और निज़ाम दौरान खून की डायग्राम राइटिंग बोर्ड पर बनाते हुए इसे समझाना शुरू किया। डायग्राम की वजाहत करते हुए उन्होंने इस लड़के को खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा। पुरानी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अपनी नज़रें इस लड़के पर मरकूज़ रखते हुए उन्होंने अचानक बोलना बंद कर दिया। क्लास में एकदम खामोशी छा गई। इस लड़के ने सर घुमाकर अंदर देखा। मिसेस समंथा रिचर्ड ने इसकी नज़रें देखी और दोनों की नज़रें आपस में मिलीं। मिसेस समंथा मुस्कुराईं और एक बार फिर उन्होंने अपना लेक्चर शुरू कर दिया। कुछ देर तक उन्होंने इसी तरह बोलते हुए अपनी नज़रें इस लड़के पर रखीं। जवाब अपने सामने पड़े नोट पर कुछ लिखने के में मसरूफ़ था। इसके बाद मिसेस समंथा ने अपनी तवज्जो क्लास में मौजूद दूसरे स्टूडेंट्स पर मरकूज़ कर ली। इनका ख्याल था वो खासा शर्मिंदा हो चुका है, दोबारा बाहर नहीं देखेगा, मगर सिर्फ 2 मिनट के बाद उन्होंने इसे एक बार फिर खिड़की की तरफ बाहर मतवज्जो देखा। वह एक बार फिर बोलते बोलते खामोश हो गई। बिला तवक्कुफ़ इस लड़के ने गर्दन मोड़कर फिर इनकी तरफ देखा। इस बार मिसेस समंथा मुस्कुराईं नहीं, बल्कि कदरे संजीदगी से इसे देखते हुए एक बार फिर लेक्चर देना शुरू कर दिया। चंद लम्हे गुजरने के बाद उन्होंने राइटिंग बोर्ड को देखने के बाद दोबारा इस लड़के को देखा तो वो फिर बार बार खिड़की से बाहर कुछ देखने में मसरूफ़ था। इस बार गैर महसूस तौर पर इनके चेहरे पर कुछ नाराज़गी नमूदार हुई और वह कुछ चिंजलाते हुए खामोश हुई और इनके खामोश होते ही इस लड़के ने खिड़की के बाहर से अपनी नज़रें हटाकर इनकी तरफ देखा। इस बार लड़के के माथे पर भी कुछ शिकनें थीं। एक नज़र मिसेस समंथा को नागवारी से देखकर एक बार फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। इसका अंदाज़ इस कदर तौहीन आमेज़ था कि मिसेस समंथा रिचर्ड का चेहरा सुर्ख हो गया। सालार, तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने सख्ती से पूछा। नथिंग, यक लफ्ज़ी जवाब आया। वो अब चुभती हुई नज़रों से इन्हें देख रहा था। तुम्हें पता है मैं क्या पढ़ा रही हूँ? होप सो, इसने इतने रूड अंदाज में कहा। मिसेस समंथा रिचर्ड ने एकदम हाथ में पकड़ा और मार्कर कैप से बंद करके एक टेबल की तरफ फेंक दिया। ये बात है तो फिर यहाँ आओ, ये डायग्राम बनाकर इसलिए इसको लेबल करो। उन्होंने स्पंज के साथ राइटिंग बोर्ड को साफ़ कर दिया। यके बाद धीरे लड़के के चेहरे पर कई रंग आए। उन्होंने क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स को आपस में नज़रों का तबादला करते हुए देखा। वो लड़का अब सर्द नज़रों के साथ मिसेस समंथा रिचर्ड को देख रहा था। जैसे ही उन्होंने राइटिंग बोर्ड से आखिरी निशान साफ़ किया, वो अपनी कुर्सी से एक झटके से के साथ उठा। तेज़ कदमों के साथ इसने टेबल पर पड़ा हुआ मार्कर उठाया और बर्क रफ्तारी के साथ राइटिंग बोर्ड पर डायग्राम बनाने में मसरूफ़ हो गया। पूरे 2 मिनट 57 सेकंड के बाद इसने मार्कर कैप में लगाकर इसे मेज पर इसी अंदाज में उछाला जिस तरह मिसेस समंथा रिचर्ड ने उछाला था। मिसेस समंथा की तरफ देखे बगैर अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। मिसेस रिचर्ड ने इसे मारकर उछालते ही अपनी कुर्सी की तरफ जाते देखा। वो बेयकीनी के आलम में राइटिंग बोर्ड पर 3 मिनट से कम अरसे में बनाने जाने वाले लेबल डायग्राम देख रही थी, जिसे बनाने में उन्होंने 10 मिनट लिए थे और वो उनकी डायग्राम से ज़्यादा अच्छी थी। वो कहीं से भी मामूली गलती ढूंढ नहीं सकी। कुछ खफीफ से होते उन्होंने गर्दन मोड़कर एक बार फिर इस लड़के की तरफ देखा। वो फिर खिड़की से बाहर देख रहा था। वसीम ने तीसरी बार दरवाजे पर दस्तक दी। इस बार अंदर से मामा की आवाज़ आई। कौन है? मामा, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। वसीम ने दरवाजे से अपना हाथ हटाते हुए कहा। अंदर खामोशी छा गई। कुछ देर बाद दरवाज़ा का लॉक खुलने की आवाज़ आई। वसीम ने दरवाजे के अंदर हैंडल को घुमाकर दरवाज़ा खोल दिया। मामा इसकी जानिब पुश्त किए
अपने बेड की तरफ बढ़ी। तुम्हें इस वक्त क्या काम आन पड़ा है मुझसे? आखिर तुमने इतनी जल्दी दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया था? अभी तो 10 बजे हैं। वसीम कमरे में दाखिल होते हुए बोला। बस मुझे नींद आ रही थी। वो बेड पर बैठ गई। वसीम इसका चेहरा देखकर चौंक गया। तुम रो रही थी क्या? बेख्तियार इसके मुंह से निकला। मामा की आंखें सुर्ख और सूजी हुई थीं और वो इससे नज़रें चुराने की कोशिश कर रही थी। नहीं नहीं, मैं रो तो नहीं रही थी, बस सर में कुछ दर्द था मेरे। मामा ने मुस्कुराने की कोशिश की। वसीम ने इसके पास बैठते हुए इसका हाथ पकड़कर टेम्परेचर चेक करने की कोशिश की। कहीं बुखार तो नहीं है तुम्हें? इसने कुछ तशवीश भरे अंदाज में कहा और फिर हाथ छोड़ दिया। बुखार तो नहीं है, फिर तुम कोई टैबलेट ले लेती। मैं ले चुकी हूँ। अच्छा तुम सो जाओ फिर। मैं बातें करने आया था, मगर अब इस हालत में क्या बातें करूँगा तुमसे? वसीम ने कदम बाहर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। मामा ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो खुद भी उठकर इसके पीछे गई और वसीम के बाहर निकलते ही इसने दरवाजे को फिर से लॉक कर लिया। बेड पर औंधे मुंह लेटकर इसने तकिए में मुंह छुपा लिया। वो एक बार फिर हिचकियों के साथ रोना शुरू कर दिया। 13 साल का वो लड़का इस वक्त टीवी पर म्यूज़िक शो देखने में मसरूफ़ था। जब तैयबा ने अंदर झांका, बेयकीनी से उन्होंने अपने बेटे को देखा और फिर कुछ नाराज़गी के आलम में अंदर चली गई। ये क्या हो रहा है? उन्होंने अंदर आते ही कहा। टीवी देख रहा हूँ। इसने टीवी से नज़रें नहीं हटाईं। टीवी देख रहा हूँ। फॉर गॉड सेक, तुम्हें एहसास है तुम्हारे पेपर्स हो रहे हैं? तैयबा ने इसके सामने आते हुए कहा। सो व्हाट? इस लड़के ने इस बार कुछ खफगई से कहा। सो व्हाट? तुम्हें इस वक्त अपने कमरे में किताबों के दरमियान होना चाहिए, ना कि यहाँ पे बेहुदा शोज़ के सामने। तैयबा ने डांटा। मुझे जितना पढ़ना था मैं पढ़ चुका। आपके सामने से हट जाएं प्लीज़। इसके लहजे में नागवारी आ गई। फिर भी उठो, अंदर जाकर पढ़ो। तैयबा ने इस तरह खड़े खड़े इसे कहा। ना मैं यहाँ से उठूँगा, ना मैं अंदर जाके पढ़ूँगा। मेरी स्टडीज़ और पेपर मेरा मसला है, आपका नहीं। अगर तुम्हें इतनी परवाह होती स्टडीज़ की तो तुम इस वक्त यहाँ नहीं बैठे होते। स्टेप असाइड। इसने तैयबा के जुमले को नज़रअंदाज करते हुए बड़ी बदतमीज़ी के साथ हाथ के इशारे से कहा। आज तुम्हारे पापा आ जाएं, मैं इनसे बात करूँगी। तैयबा ने इसे धमकाने की कोशिश की। अभी बात कर लें पापा से, क्या होगा? पापा क्या कर लेंगे जब मैं आपका बता चुका हूँ कि मुझे जितनी तैयारी करनी थी मैंने कर ली। फिर इसमें आपका क्या मसला है? ये तुम्हारे सालाना इम्तिहान हैं, तुम्हें एहसास होना चाहिए इस बात का। तैयबा ने एकदम अपने लहजे को नरम करते हुए कहा। मैं कोई 2-4 साल का बच्चा नहीं हूँ कि मेरे आगे पीछे फिरना पड़ेगा आपको। मैं अपने मामलात अपने तरीके से देख रहा हूँ, आपसे ज़्यादा समझदार हूँ, इसलिए थर्ड क्लास किस्म के जुमले मुझसे मत बोला करें मामा। एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, स्टडीज़ पर ध्यान दो। इस वक्त तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए, एसेट्रा एसेट्रा। मैं तुम्हारे फादर से बात करूँगी। व्हाट अ रबिश! व्हाट? वो बात करते करते गुस्से में सोफ़ा से उठकर खड़ा हो गया। हाथ में पकड़ा हुआ रिमोट इसने पूरी कुव्वत से सामने वाली दीवार पर दे मारा और पाँव पटकता हुआ कमरे से निकल गया। तैयबा कुछ देर बेबसी और खफ़त के आलम में इस कमरे से बाहर निकलता हुआ देखती रही और जाता हुआ देखती रही। फिलोमिना फ्रांसिस ने अपने हाथ में पकड़े पैकेट मेज़ पर रखते हुए एक नज़र हाल में दौड़ाई। पेपर शुरू होने में अभी 10 मिनट बाकी थे और हाल में मौजूद स्टूडेंट्स किताबें, नोट्स और नोटबुक्स पकड़े तेज़ी से सफ़े आगे पीछे करते इन पर आखिरी नज़रें डाल रहे थे। इनका जिस्मानी हरकत से इनकी परेशानी और इज़्तिराब का इज़हार हुआ था। फिलोमिना फ्रांसिस के लिए ये एक बहुत मानूस सीन था। फिर इनकी नज़रें हाल के तकरीबन दरमियान में बैठे सालार पर जा ठहरी। 25 स्टूडेंट्स में इस वक्त वो वाहिद स्टूडेंट था जो इत्मीनान से अपनी कुर्सी पर टांग रखे बैठा था, एक हाथ में स्केल पकड़े आहिस्ता आहिस्ता से अपने जूते पर मारते हुए। वो इत्मीनान से इधर उधर देख रहा था। फिलोमिना के लिए ये सीन भी नया नहीं था। अपने 7 साल कैरियर में उन्होंने पेपर्स के दौरान सालार को इसी बेफिक्री और लापरवाही का मुजाहरा करते पाया था। 9:02 पर उन्होंने सालार के पास से गुजरते हुए इसे MCQs पर मबनी ऑब्जेक्टिव पेपर थमाया। 30 मिनट के बाद इसे पेपर लेना था। 9:10 पर उन्होंने सालार को अपनी तरफ कुर्सी से खड़ा होते हुए देखा। इसके खड़े होते ही हाल में इससे पीछे मौजूद तमाम स्टूडेंट्स ने सर उठाकर इसे देखा। वो पेपर हाथ में लिए फिलोमिना फ्रांसिस की तरफ जा रहा था। फिलोमिना फ्रांसिस के लिए ये भी नया सीन नहीं था। वो पहले भी यही कुछ देखती आई थी। 30 मिनट में हल किया जाने वाला पेपर वो 8 मिनट में हल करके इनके सर पर खड़ा था। पेपर को दोबारा देख लो, उन्होंने जुमला इसे नहीं कहा। पेपर को दोबारा देख लो, उन्होंने जुमला इससे नहीं कहा।
वो जानती थी इसका जवाब क्या होगा, मैं देख चुका हूँ। अगर इसके एक बार फिर पेपर देखने पर मजबूर करती तो वो हमेशा की तरह पेपर्स ले जाकर अपनी कुर्सी के हथरे पर रखकर बाजू सीट पर लपेट कर बैठ जाता। इन्हें याद नहीं था कभी किसी ने इनके कहने पर पेपर को दोबारा चेक किया हो, और वो ये तस्लीम करती थी कि इसे इसकी ज़रूरत नहीं थी। इसके पेपर में किसी भी एक गलती को ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। उन्होंने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसके पेपर से हाथ हटा लिया और इसका पेपर पकड़ लिया। तुम जानते हो सालार, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना क्या है? उन्होंने पेपर पर नज़र डालते हुए कहा। कि मैं तुम्हें 30 मिनट का पेपर 30 मिनट के बाद सबमिट करवाते हुए देखूं। वो इनकी बात पर खफीफ से अंदाज में मुस्कुराया। आपकी ये ख्वाहिश सूरत कैसे पूरी होगी? आपकी ये ख्वाहिश सिर्फ इस सूरत में पूरी हो सकती है कि अगर मैं ये पेपर 150 साल की उम्र में हल करने बैठूं तो। नहीं, मेरा ख्याल है 150 साल की उम्र में तुम ये पेपर 10 मिनट में करोगे। इस बार वो हंसा, वापस मुड़ गया। फिलोमिना फ्रांसिस ने एक नज़रें इसके पेपर के सफ़ात को उलट पुलट करके देखा। एक सरसरी नज़र में इसने इन्हें ये बताने के लिए काफ़ी था कि वो पेपर इस खेल में कितने नंबर गंवाएगा। 0। मतलब वो अपना पेपर पूरा कर चुका था। सलमा ने अपनी बेटी के हाथों में गिफ्ट पेपर में लिपटे हुए पैकेट को हैरानी से देखा। ये क्या है मामा? तुम तो मार्केट गई थी, शायद कुछ किताबें लेनी थी तुम्हें। हाँ अम्मी, मुझे किताबें ही लेनी थी, मगर किसी को तोहफे में देने के लिए। किसको तोहफ़ा देना है? वो लाहौर में एक दोस्त है मेरी, इसकी सालगिरह है, इसलिए ख़रीदा है। कुरियर सर्विस के लिए भेजूँगी, वहाँ पे भिजवा दूँगी, लेकिन क्योंकि मुझे भी तो यहाँ रहना है ना। लाओ फिर मुझे दे दो ये पैकेट, मैं वसीम को दे दूँगी, वो भिजवा देगा। नहीं अम्मी, मैं अभी नहीं भिजवाऊँगी, अभी इसकी सालगिरह की तारीख़ नहीं आई है। सलमा को लगा जैसे वो एकदम घबरा गई हो। उन्होंने हैरानी से पूछा, क्या ये घबराने वाली बात है? 3 साल पहले मामा की वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था। इन्हें और इनके शोहर हाशिम को वो तब अपनी बेटी के बारे में बहुत फ़िक्रमंद थी, और हाशिम इनसे ज़्यादा, मगर पिछले 3 साल में सब कुछ ठीक हो गया था। वो दोनों अब इसकी तरफ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो गए थे, ख़ास तौर पर असजद से इसकी निस्बत तय करने के बाद। वो जानती थी मामा असजद को पसंद करती हैं, और सिर्फ वही नहीं, असजद को भी इससे बेपनाह मोहब्बत थी और इसे पसंद करता था। वो हर लिहाज से एक अच्छा लड़का था। वो ये भी जानती थी कि असजद से निस्बत तय होने पर बहुत खुश हुई थी। वो असजद और इसके दरमियान पहले से भी अच्छी खासी दोस्ती थी और बेतकल्लुफ़ी थी, मगर बाद दफ़ा इन्हें ऐसे लगता जैसे वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत चुप होती जा रही है। पहले ऐसी नहीं थी, मगर अब वो स्कूल जाने वाली बच्ची भी नहीं थी, मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट थी। फिर वक्त भी कहाँ होता है इसके पास। सलमा हमेशा ख़ुद को तसल्ली देती रही। वो इनकी सबसे छोटी बेटी थी। बड़ी दोनों बेटियों की वो शादी कर चुकी थी, एक बेटे की भी शादी कर चुकी थी, जबकि 2 बेटे और मामा गैर शादीशुदा थे। अच्छा ही है कि संजीदा रहती है। लड़कियों के लिए संजीदगी बहुत अच्छी होती है, इन्हें जल्दी जल्दी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाता है। इतना ही अच्छा है। सलमा ने गहरी सांस लेते हुए मामा से नज़रें हटा लीं। वो छुट्टियों में घर आई थीं, और जितने दिन वो यहाँ रहती थीं इनकी नज़रें सिर्फ इसी पर मशगूल रहती थीं। पता नहीं ये साजिद कहाँ रह गया। जो भी काम इसके ज़िम्मे लगा वो बस भूल ही जाता है। इन्हें अचानक अपने मुलाजिम का ख्याल आया, जिसके पीछे वो लाउंज में आई थीं। बड़बड़ाते हुए लाउंज से निकल गईं। फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब एंड पुट योर कमेंट्स बिलो. We will be sharing our contact number with you on WhatsApp and email to have your feedback. Thank you for watching.